स्टार्ट कर रहे हैं। हमने थीम 4 से में स्टार्ट करना था, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग ओल्ड एज। बेसिकली हमने स्टार्ट कर दिया था, एक बार क्विक रिवीजन लेके इसको कंटिन्यू एंड करेंगे, ठीक है। फिर थीम 5 यूनिट 5, 6, 7 मैं आज 7 तक लेकर आई हूँ। लेट्स सी कितना हो पाता है। और एक मैं आप लोगों के साथ अभी लास्ट में ना क्लास में एक फ्लोर चार्ट शेयर करूँगी कि अभी हमारे पास कितने दिन है, किसको कैसे पढ़नी है चीज़ें, ठीक है। चलो, तो थीम 4 स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग ओल्ड एज। तो ओल्ड एज के टाइम पे क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो चीज़ें डिक्रीज होने लगती है। मैंने ये चीज़ कल भी बोली थी कि ऐसा नहीं होता कि एकदम 50% डिक्रीज हो गया, नहीं, मैक्सिमम वो 60-70 पहुँचते, क्योंकि एकदम हाफ हो जाएगा तो फिर इंसान फेटल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। सो क्या क्या चेंजेस होते हैं, कुछ बोल रहे हो क्या? माइक ऑफ कर लो जिसके बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है। ओके, सबसे पहले चेंजेस देखिए कि एजिंग के टाइम पे क्या क्या होता है। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि बेसिकली बॉडी में एनर्जी कब चाहिए, जब बॉडी को ज़रूरत हो। बॉडी को ज़रूरत तब होगी जब वहाँ एक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे जो है वो एक्टिविटी ही कम हो गई है, तो नॉर्मल सी बात है, एनर्जी डिमांड भी कम हो जाएगी। देन एपेटाइट जो है, भूख भी कम हो जाती है, क्योंकि भूख तब बढ़ेगी जब आपकी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा चाहिए। देन डाइजेशन जो है ये भी जो है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। लॉस ऑफ टीथ में अफेक्ट फूड इनटेक। अब अगर टीथ ही नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, फूड इनटेक तो अफेक्ट हो गई ना। देन कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब बेसिकली जो डाइजेस्टेड फूड है उसका ज़्यादा देर तक इंटेस्टाइन में रह जाना, तो यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। क्यों कॉन्स्टिपेशन होगा, रीज़न बता सकते हो क्या, क्यों हो रहा है कॉन्स्टिपेशन, रीज़न इसका, ठीक है। जगमीत आपने क्या बोला था? वही पुअर एपेटाइट। पुअर, अच्छा देखो, फाइबर इनटेक, इसको चलो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि जो फाइबर वगैरह भी सब ठीक है, बट स्टिल कॉन्स्टिपेशन देखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन का रीज़न ये होता है कि इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, जो स्टूल है वो बाहर कैसे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन होते हैं ना, जिसकी वजह से बाहर आती है चीज़ें। जैसे हमारे गले में कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से हम चीज़ों को सॉलो कर पाते, अंदर ले पाते, गुटक पाते, राइट। तो ऐसे ही हमारे इंटेस्टाइन में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो खाना है ना या जो डाइजेस्टेड फूड है वो आगे मूव कर पाता है। अब क्योंकि मसल्स जो है वो ओल्ड हो गई हैं। अच्छा, ये तो सबको पता होगा कि मसल्स में रीजनरेटिव पावर नहीं होती। हमारी बॉडी में 2 सेल्स ऐसे हैं, एक न्यूरॉन्स हमारे और एक मसल्स जिनके जो रीजनरेटिव पावर है बहुत स्लो होती है, और ऊपर से इनके न्यू सेल्स जनरेट नहीं होते। जो बचपन में बच्चा लेकर आएगा अपने मसल्स और टिश्यू को, न्यूरॉन्स को, यही आगे चल के बड़े होंगे साइज में, पर इनमें वापस से रीजनरेट की कैपेसिटी या जो सेल डिवाइड होकर नए सेल्स बनते हैं ना, वो नहीं होता। ये पता है ये चीज़? अगर नहीं पता थी तो अब पता चल गई हमको, ठीक है, कि मसल्स और न्यूरॉन्स। इसलिए तो जैसे जो पैरालिसिस वाले केसेस, क्यों रिकवरी 100% नहीं हो पाती पैरालिसिस वाले केसेस की, क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन्स डैमेज होती हैं। और न्यूरॉन्स जो है ये एक हद तक ठीक की जा सकती हैं, पर न्यूरॉन्स जो है उनकी जब सेलें डिवाइड नहीं होंगी, हमें स्किन में लग जाता, कितना भी डीप रैश आ जाएगा, एक टाइम पे वो चीज़ ठीक हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है, ठीक हो जाएगी, क्योंकि स्किन जो है, स्किन के सेल्स डिवाइड करते हैं, रीडिवाइड करते हैं, पर ये चीज़ न्यूरॉन्स के साथ और मसल्स के साथ नहीं होती। तो मसल्स क्या है, पुरानी हो गई हैं, 60-70 साल पुरानी मसल्स हो चुकी हैं, तो अब इनकी जो कैपेसिटी है वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगी। ये सेम चीज़ न्यूरॉन के साथ होगी, तो कॉन्ट्रैक्शन पावर कम हो गई। कॉन्ट्रैक्शन पावर कम होने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से स्टूल जो है वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो ज़्यादा देर तक इंटेस्टाइन के अंदर है। समझ में आ गया क्यों कॉन्स्टिपेशन हो रहा है? तो मैम सेम ऐसा ये भी तो हो सकता है ना, जैसे ओल्ड एज में आके यूरिन मतलब बहुत ऑफनली पास होता रहता है। हाँ, तो उसमें भी मसल्स का सेम यही रीजन होगा मसल्स में। और वहाँ पे फिर हम स्फिंक्टर ले सकते हैं। स्फिंक्टर समझते हो? स्फिंक्टर ना एक कैप बोल सकते हैं या लैब बोल सकते हैं, जो किसी भी ओपनिंग को कवर करने के लिए हमारी बॉडी में होता है, ठीक है। तो ये स्फिंक्टर जो है ये ढीला हो जाता है, लूज हो जाता है, इसकी कैपेसिटी जो थी टाइटनिंग करने की वो लूज हो जाती है। एक तो मसल्स भी हो गए, दूसरा स्फिंक्टर। तो स्फिंक्टर जब क्लोज ही नहीं रह पाएगा तो नॉर्मल सी बात है, थोड़ा भी यूरिन यहाँ स्टोर होगा वो नीचे आ जाएगा ब्लेडर से, ठीक है। करेक्ट, थैंक यू। देन पुअर एपेटाइट। तो पुअर एपेटाइट कॉमन प्रॉब्लम्स, मतलब एपेटाइट, भूख भी अच्छी नहीं है। जब भूख अच्छी नहीं होगी तो खा नहीं पाएंगे। होता है बूढ़े लोग बहुत कम खाते। इवन मेरी दादी है ना, लिटरली वो पूरे दिन में 1 से 1.5 ग्लास पानी पीती हैं बस, और वो पानी ही नहीं पीती, पता नहीं वो जिंदा कैसे हैं। बट मैं उनको बचपन से यही देख रही हूँ कि पूरे दिन में सिर्फ उनने 1 से 1.5 ग्लास पानी पिया, जबकि नॉर्मली बॉडी को 6 से 7 ग्लास पानी चाहिए ना। देन पुअर एपेटाइट हो गया। फिर लोनलीनेस। ये जो मैंने बोला ना 1-1.5 ग्लास पानी पीना, ये फिर कुछ एक्सेप्शन केसेस आ जाते हैं। यहाँ पे हम इंडिविजुअल बॉडी की कैपेसिटी की बात करेंगे फिर,
ठीक है, क्योंकि अगर मैं अपनी दादी का बता रही हूँ तो फिर यहाँ पे मैं ये भी बोलूँगी कि उनके मतलब मैक्सिमम कितने बच्चे हो सकते हैं, और इनके 13 बच्चे सोचो, और फिर मिसकैरेज जो बीच में हुएंगे, आई डोंट नो अबाउट दैट। सो फिर इंडिविजुअल कैपेसिटी पे ये डिपेंड करता है। देन लोनलीनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो ओल्ड एज पीपल्स रहते हैं ना, ये खुद को बहुत लोनली फील करते हैं, क्योंकि या तो इनका पार्टनर चला जाता है ड्यू टू एज, या तो सबसे पहली चीज़ तो पता है मेंटालिटी गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है कि उनके जो जिन जनरेशन के साथ वो रह रहे हैं वो कुछ और सोचते हैं और ये कुछ और सोचते हैं, तो जिसकी वजह से ये लोनलीनेस बहुत फील करते हैं, सोशल आइसोलेशन फील करते हैं और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हो जाती हैं। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हो गई। यहाँ पे लोनलीनेस सोशल आइसोलेशन की क्यों बात की है, इसकी बात करने का रीज़न यहाँ पे ये है क्योंकि मैंने कल ही आप लोगों से बोला था मेंटल फिजिकल और फिजिकल मेंटल, मतलब ये दोनों इंटर रिलेटेड है। फिजिकल ठीक हो तो मेंटल ठीक हो, मेंटल ठीक हो तो फिजिकल ठीक हो। अगर फिजिकल ठीक नहीं हो तो मेंटल अफेक्ट होगा, और मेंटल ठीक नहीं हो तो फिजिकल अफेक्ट होगा। ठीक है, डन, आगे बढ़े। देन डाइटरी गाइडलाइंस की बात करें कि अब खाना क्या, सॉफ्ट, नॉर्मल सी बात है, टीथ जो है वो कमज़ोर हो गए हैं या टूट गए हैं तो सॉफ्ट खाना होगा, ऐसा खाना होगा जो डाइजेशन इजीली हो पाए, क्योंकि यहाँ पे स्टमक में एंजाइम्स वगैरह की सिक्रेशन, हर चीज़ अफेक्ट हुई है, हर चीज़ अफेक्ट हुई है, बहुत अफेक्ट नहीं हुई है, अगेन आई सेड बहुत अफेक्ट नहीं होती है बट होती है। दूसरी चीज़, स्टमक में भी तो क्या होता है, स्टमक भी तो कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, स्टमक भी तो हिलता डुलता है, तभी तो चीज़ें मिक्स हो पाती है, जैसे हमें शेक करते तभी चीज़ें मिक्स होती है ना, सेम थिंग स्टमक के साथ भी होती है। क्यों बोलते हैं कि खाना खा के तुरंत नहीं लेटना चाहिए, इसका रीज़न पता है, क्योंकि तुरंत लेट जाएंगे तो क्या होगा, हम एक पर्टिकुलर पोजीशन में लेटेंगे, स्टमक अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। चलने के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हम चलेंगे ना तो हमारे जो पूरा जो चेस्ट और एब्डोमेन की मसल्स हैं ना कंटिन्यू मूवमेंट में रहेंगी, जिसकी वजह से स्टमक भी मूवमेंट में रहेगा, जिसकी वजह से स्टमक में जो खाना है उससे जो स्टमक के एंजाइम्स, स्टमक का जूस जिसको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, वो खाने के साथ अच्छे से मिक्स हो पाएगा। ठीक है, देन उसके बाद कंज्यूम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेली, इन्हें डेली खाना है, क्योंकि इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में कौन सा ग्रुप होता है खाने का, थर्ड ग्रुप, प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी वाला। ठीक है, तो ये तो हमें चाहिए डिसीजेस को प्रिवेंट करने के लिए। देन बहुत सारा फ्लूइड पीना है, एक्सेस शुगर को, सॉल्ट को और फैट को अवॉइड करना है। देन ईट स्मॉल, पर देखो उन्हें भूख कम लग रही है, भूख कम नहीं भी लग रही तो उनके स्टमक की पावर धीरे धीरे लॉस हो रही है, तो ज़्यादा खाना खाएंगे तो वैसे तो स्टमक इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं और प्रॉब्लम जाएगी, तो क्या करना है, थोड़ा थोड़ा खाना देना है पर थोड़ी थोड़ी देर में देना, जैसे बच्चों के साथ करते हैं ना वैसी सेम चीज़। सो की मैसेज यहाँ पे क्या है, गुड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग ओल्ड एज, इसकी वजह से हेल्थ मेंटेन रहेगी, इंडिपेंडेंसी रहेगी, मतलब जो ओल्ड पीपल है वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे फॉर देयर न्यूट्रिशन, फॉर देयर वॉकिंग, फॉर देयर यूरिनेशन, फॉर समथिंग एल्स, और उनकी देन क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो कंक्लूजन पर आते हैं, तो गुड न्यूट्रिशन जो है वो हर स्टेज के लिए एसेंशियल है। बैलेंस डाइट जो है माल न्यूट्रिशन और डिसीज़ की डिफिशियंसीज को दूर करती है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है ये लाइफ की स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। ग्रोथ मॉनिटरिंग अगर हम करेंगे किसी की तो प्रॉब्लम्स को अर्ली डिटेक्ट करने में हेल्प मिल जाएगी। एंड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स प्रमोट लाइफ लॉन्ग हेल्थ एंड वेलबींग। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ हमारा जो यूनिट 4 है वो कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है इसमें?